नमस्कार दोस्तों। तो जिस टॉपिक पर आज हम चर्चा करने वाले हैं वो ये है कि हाँ जी, आप कैसे शुरू कर सकते हैं अपनी एनजीओ भारत में। और उसी जगह भारत में अगर हम अपनी एनजीओ को शुरू करते हैं तो हमें किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, हम पूरा डिटेल में जानेंगे। सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट रचित जी हमारे साथ हैं। रचित जी, आपका स्वागत है। रचित जी काफी अच्छी थैंक यू सर। बट नॉलेज रखते हैं एनजीओ बनाने में, एनजीओ को मैनेज करने में और एनजीओ को गाइड करने में। तो रचित जी थोड़ा सा बताएं कि हाँ जी, एग्जैक्टली सेक्शन 8 एनजीओ को हम चूज क्यों करते हैं बाकी अदर एनजीओ के टाइप से। देखिए, सेक्शन 8 कंपनी जैसे सबको पता है, कंपनीज एक्ट 2013 का कॉन्सेप्ट है। सेक्शन 8 जो है कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन है एक, जिसके अंदर एनजीओज रजिस्टर होती है, एनजीओज इनकॉर्पोरेट होती हैं अंडर सेक्शन 8 कंपनी। पहले 1956 का जब एक्ट था तो सेक्शन 25 कंपनीज होती थी। अब वो जो एक्ट हमारा 1956 का कंपनीज एक्ट था वो रिप्लेस होकर कंपनीज एक्ट 2013 बन गया। तो उसका सेक्शन 8 कंपनी का निजात हुआ। तो इसलिए आपको एक हिस्ट्री बता रहा हूँ सेक्शन 8 कंपनी की। अब सेक्शन 8 कंपनी बनाई क्यों जाती है? सेक्शन 8 कंपनी बनाई जाती है कोई भी वेलफेयर पर्पज से, कोई भी आर्टिस्टिक वर्क, कोई आर्ट हो गया, साइंस हो गया, रिसर्च हो गया, एजुकेशन से रिलेटेड वर्क हो गया, वुमेन एम्पावरमेंट हो गया, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिनके लिए सेक्शन 8 कंपनी लोग बनाते हैं। अब सेक्शन 8 कंपनी बनाने का फायदा क्या है? फायदा ये है, सबसे इंपॉर्टेंट फायदा ये है कि ये ऑनलाइन रजिस्टर हो जाती है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है, एमसीए गवर्नमेंट की फैसिलिटी है, mca.gov.in। वहां पर जाके हम लोग अपनी एक इनकॉर्पोरेशन कर सकते हैं थ्रू चार्टेड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरीज, कॉस्ट अकाउंटेंट्स। इनके थ्रू आप प्रोफेशनल के थ्रू जुड़कर आप ये कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। सेक्शन 8 कंपनी बाकी एक ऑल्टरनेटिव है सोसाइटीज और ट्रस्ट का। और सोसाइटीज और ट्रस्ट से किस किस एंगल में बेहतर है? बेहतर इस एंगल में है कि आपको सारा डिजिटल प्लेटफॉर्म मिल रहा है। कोई भी इसको ऑनलाइन सर्च कर सकता है, मिनिस्ट्री की साइट पे जाके सर्च कर सकता है, इजीली नेम अवेलेबिलिटी की चेकिंग कर सकता है, ट्रेडमार्क की चेकिंग कर सकता है, साथ साथ डोमेन की फैसिलिटी भी है हमारी एमसीए की साइट पर, मिनिस्ट्री की साइट पर। तो कोई भी व्यक्ति अपने नाम को अपना सेलेक्ट करके उसको डाल सकता है। तो ये सब कुछ बेनिफिट्स है सेक्शन 8 कंपनी का, और सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होती है कंपनी है। तो ये सब इसके मेनली बेनिफिट्स रहते हैं। ओके बाकी आप सेक्शन 8 कंपनी बना सकते हैं, और डॉक्यूमेंटेशन भी है, काफी चीजें हैं इसके अंदर। बाकी जैसे जैसे आप पूछेंगे मैं जवाब देता जाऊंगा आपको। सर, प्रमोटर कौन कौन बन सकता है सेक्शन 8 कंपनी में? कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है क्या, इंडिविजुअल्स या फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ नहीं है, बस 18 साल से आप ऊपर होने चाहिए, पैन कार्ड आप पे होना चाहिए, वैलिड प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट्स, केवाईसी डॉक्यूमेंट, सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक स्टेटमेंट अपडेटेड, और आपके पास एक बिजली का बिल होना चाहिए जहां पर आप कंपनी का रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं। और चाहे वो बिजली का बिल किसी के भी नाम पर हो, कोई इशू वाली बात नहीं है। मेनली पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक स्टेटमेंट अपडेटेड, और आपकी पासपोर्ट साइज फोटो, ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर, ये डॉक्यूमेंट्स आपके चाहिए होते हैं। सर मिनिमम नंबर ऑफ प्रमोटर्स कितने चाहिए होते हैं? देखिए, दो प्रमोटर्स या आपके मिनिमम चाहिए होते हैं। जो कि कंपनी बनाएंगे वही दो डायरेक्टर्स बन सकते हैं, और वही दो शेयर होल्डर्स बन सकते हैं। यानी कि दो मिनिमम लोग चाहिए सेक्शन 8 कंपनी बनाने के लिए, अगर वो प्राइवेट सेक्शन 8 कंपनी बन रही है। अगर वो पब्लिक सेक्शन 8 कंपनी है तो 3 जने आपको चाहिए होंगे। तो इस तरीके से इसके अंदर आपकी रहती है, पैटर्न रहता है, 3 डायरेक्टर चाहिए होते हैं और 7 शेयर होल्डर चाहिए होते हैं इन केस ऑफ पब्लिक सेक्शन 8 कंपनी, जिसमें 200 मेंबर्स के लिमिट नहीं होती है। अब प्राइवेट सेक्शन 8 कंपनी जो होती है वो 200 मेंबर्स को शेयर्स इशू कर सकती है थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट। बट पब्लिक कंपनी जो होती है वो ज्यादा लोगों को शेयर्स इशू कर सकती है, मतलब कि ज्यादा लोग आप मेंबर बना सकते हैं। पब्लिक और प्राइवेट का डिफरेंस ये होता है। बट सेक्शन 8 कंपनी जो होती है वो शेयर्स इशू नहीं करती है, जितने उसके मिनिमम शेयर्स बने होते हैं उतने में ही वो काम चलाती है अपना, और डोनेशंस लेती है सब्सक्रिप्शन के फॉर्म में। और अलग अलग तरीके से, जैसे भी सीएसआर मिल गया, फंडिंग मिल गई, सोर्स ऑफ फंड मिल गया कहीं से, तो ये सब चीजें आपके फंड रेज करने के तरीके होते हैं बेसिकली सेक्शन 8 कंपनी के। ठीक है सर। थोड़ा सा मुझे सर ये बताएं कि एसेंशियल डॉक्यूमेंट जो चाहिए होते हैं किसी भी प्रमोटर को किसी सेक्शन 8 कंपनी में बनाने के लिए, वो क्या क्या होते हैं? देखिए, मेनली आपका केवाईसी डॉक्यूमेंट जैसे मैंने आपको बताया, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक स्टेटमेंट अपडेटेड, और आपका पासपोर्ट साइज फोटो, ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। पैन कार्ड, आधार कार्ड आपका लगता है डिजिटल सिग्नेचर के प्रोसेस में। जब हम स्पाइस की एप्लीकेशन तैयार करते हैं उसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक स्टेटमेंट अपडेटेड, पासपोर्ट साइज फोटो जाती है आपकी, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाते हैं। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आपके लगते हैं इसके अंदर सेक्शन 8 कंपनी बनाने में। ओके सर, थोड़ा सा मुझे ये भी बताइए कि मुझे स्पेसिफिक ऑफिस एड्रेस रखना जरूरी है? जैसे कि प्रोफेशनल एड्रेस मैं अलग रखूं और रेजिडेंशियल अलग रखूं, या रेजिडेंशियल में भी मेरी कंपनी सेटअप हो सकती है एनजीओ की?
देखिए रेजिडेंस में भी आप अपनी सेक्शन 8 कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। रेजिडेंस का आपका लेटेस्ट बिजली का बिल आना चाहिए आपके पास, चाहे वो किसी के भी नाम पे हो, मदर फादर या आपके खुद के नाम पर है तो कोई इशू नहीं है, एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बनाया जाएगा सर सेक्शन 8 कंपनी के नाम पे। बिजली का ही बिल चाहिए या कोई भी यूटिलिटी बिल चलेगा? यूटिलिटी बिल आपका एक तो हो गया ब्रॉडबैंड का कनेक्शन, गैस का बिल हो गया आपका, और आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल, ये तीन ऑप्शंस हैं हमारे पास। हम्म। ओके। इन तीनों ऑप्शंस में हमारा काम हो जाएगा। ओके। सर ये भी बताइए कि जैसे सपोज मैं एनजीओ रजिस्टर करने जा रहा हूँ, तो क्या क्या एक्टिविटीज मैं अपनी एनजीओ में डाल सकता हूँ? देखिए एक्टिविटीज तो हम जब एनजीओ बनाते हैं तो कई अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज डालते हैं, बट फर्स्ट फर्स्ट 2-3 पॉइंट्स हमारे होते हैं स्पेसिफिक पॉइंट्स। हम्म। सपोज आप एजुकेशन की बना रहे हैं तो शुरू के 3 पॉइंट जो होंगे, वैसे हम 6 से 7 पॉइंट डालते हैं एनजीओ में, हम्म। उसमें 3 से 4 काम डालते हैं, बट मेन जो आपका काम होगा वो एजुकेशन का हो गया। फर्स्ट 3 लाइनों में तो एजुकेशन आ जाएंगी। हम्म। अगर वो साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड है तो साइंटिफिक रिसर्च आ जाएगी। और कोई आप इन्वायरमेंट प्रिजर्व करने का रिलेटेड काम कर रहे हैं तो फर्स्ट 3 पॉइंट्स में वो आ जाएंगे। तो वो आपके गोल पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की सेक्शन 8 कंपनी बनाना चाह रहे हैं। वो सब चीजें उस पर डिपेंड करती है किस तरीके के आपके बायलॉज वेट होंगे, बनाए जाएंगे, वो सब उसके हिसाब से बनती हैं। ओके। तो हमें एमओए की रिक्वायरमेंट होती है सर, तो एमओए किस तरीके से हम मतलब कंसल्टेंट पे रिलाई करें, या कंसल्टेंट को गाइड करें, या कंसल्टेंट हमें गाइड करेगा, थोड़ा सा बताएं। देखिए जो भी आप कंसल्टेंट से कंपनियां बनाना चाह रहे हैं, सबसे पहले आप उनको बताइए कि हमारा पर्पस क्या है सेक्शन 8 कंपनी बनाने। हम्म। आपको खुद क्लियर होना चाहिए कि आप सेक्शन 8 कंपनी क्यों बना रहे हो। कई क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो बस वीडियो देख के कहते हैं सर हमारी भी सेक्शन 8 कंपनी बना दीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए, आपका से एक एक्शन प्लान होना चाहिए कि आप ये सेक्शन 8 कंपनी क्यों इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। किसी को भी ऐसे कंपनी बनवाना, देखो पैसा लगता है कंपनी बनाने में, कंपनी सेटअप करने में पैसा लगता है। पैसा बहुत मुश्किल से कमाया जाता है, तो आपने हर चीज रिसर्च एंड डेवलपमेंट अपनी पूरी प्रॉपर करके ही कंपनी रजिस्टर करानी है, और उसको प्रॉपर फिर मेंटेन करना है, क्योंकि कंपनी बनाना जितना आसान है उसको मेंटेन करना उतना ही मुश्किल हो जाता है। कई बार लोग हम्म। बना के छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, फिर 3-4 साल बाद नोटिस आता है कि आपने तो ये काम नहीं करा, कंपनी बनाई थी उसे बंद नहीं कराया, कंप्लाइंस नहीं करा, तो उसमें आप आगे दिक्कत में आ जाएंगे। तो सेक्शन 8 कंपनी बनाइए, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, अच्छा काम चलेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। और किसी को प्राइवेट लिमिटेड और भी तरह की कंपनी बनानी है तो हमसे संपर्क कर सकता है, हम उसमें आपकी पूरी हेल्प कर सकते हैं। सर थोड़ा सा मुझे ये बताइए कि डीएससी मैंडेटरी होता है प्रमोटर के लिए, उसका क्या प्रोसेस होता है? देखिए डिजिटल सिग्नेचर अलग अलग अथॉरिटीज होती हैं, जो कि लाइसेंस्ड अथॉरिटीज होती है जो कि बनाती हैं। आजकल इंडिया में क्लास 3 का डिजिटल सिग्नेचर बनता है, पहले क्लास 2 का बनता था। अब क्लास 2 को खत्म करके क्लास 3 का एक तरीके का सिग्नेचर बना दिया, जो कि जेम पोर्टल, हर पोर्टल पे चल जाता है। जीएसटी पोर्टल हो गया, इनकम टैक्स पोर्टल हो गया, एनजीओ दर्पण का पोर्टल हो गया, हर जगह वो चल जाता है क्लास 3 का। तो क्लास 3 का डिजिटल सिग्नेचर बनता है, उसमें कई सारी अथॉरिटीज है, जैसे वी साइन हो गई, प्रो डिजी साइन हो गई, पेंटा साइन हो गई, ई मुद्रा हो गई, और भी कई सारी की कंपनीज होती है जो कि लाइसेंस देती है। हम जैसे हमारे पास लाइसेंस है, कई सारी हम पे सब कंपनीज का लाइसेंस है। तो आप कोई भी तरह का डिजिटल सिग्नेचर आप बनवा सकते हैं और उसको अपना, उससे आप अपना काम कर सकते हैं। अच्छा सर, कई बार हमारे पास जो क्लाइंट्स या कोई लोग आते हैं, उनकी बड़ी क्वेरीज होती हैं कि हाँ जी, हम आधा अधूरा काम इस फला फला वेबसाइट को दिया था कम रेट पे करवाने के लिए, और अब वो बीच में रुक गया है, या कोई ऐसी चीज, तो आप थोड़ा सा देखिए उस पर वो थोड़ा सा क्या है, अनप्रोफेशनल वे में लोग काम कर रहे हैं। जो प्रोफेशन है इसको, जो बहुत जिसकी इज्जत होती थी एक टाइम पे, इसको एक बिजनेस बना के डाल दिया है। कैसे गूगल ऐड चला दिए, इंस्टा तो बहुत सारी जो कि आजकल इनकॉर्पोरेशन कर रही हैं, सस्ते में इनकॉर्पोरेशन कर रही हैं, गूगल एड चला रही है, इंस्टाग्राम एड चला रही है, वो बल्क में काम कर रही है असल में। तो उसमें क्या होता है भाई, आपके डॉक्यूमेंट्स भी ले लिए उन्होंने आज की तारीख में, अब वो 1 महीने 2 महीने तक उनके पास पड़े रहते हैं प्रोसेसिंग में, क्योंकि आपसे पहले 10 लोग ऐसी काम करवा रहे हैं उनसे, और वो सब चलता फिरता काम होता है, कॉपी पेस्ट वाला काम होता है। उन्होंने प्रोफेशनल्स रखे हुए हैं, वो सर्टिफिकेशन किसी प्रोफेशनल से करवा दी, फॉर्म कोई और बना रहा है, और कन्वर्ट लीड को कोई और कर रहा है। अब कोई ऐसा व्यक्ति होता है भाई जिससे आप बात कर रहे हो, वही आपको सारा बता रहा है, वही आपका काम कर रहा है, तो उसका फर्क अलग होता है सर, है ना। तो बिल्कुल। इसलिए आप ऐसे लोगों से काम करें जो जो कि डायरेक्ट चार्टेड अकाउंटेंट्स हो, डायरेक्ट कंपनी सेक्रेटरीज हो, जो कि इस काम में परफेक्ट हैं, जो काम करने लायक हैं। ऐसे लोगों से काम मत करें जो एमबीए क्वालिफाइड होकर अपनी कंपनी बना के बस चल भाई गूगल एड्स चलाए, काम को कुछ पता नहीं है, सर्टिफिकेशन किसी और से करवा रहे हैं, और फॉर्म किसी बीकॉम पास से बनवा रहे हैं जिसको कुछ पता ही नहीं है इस काम के बारे में। तो ये सब चीजें आपको देखनी पड़ेंगी, काम को समझना पड़ेगा, जिसका जो काम है। अगर डॉक्टर डॉक्टर अगर आपको बोल दे कि मैं आपको 1 दिन की ट्रेनिंग दे रहा हूँ, आप अगले दिन से ऑपरेशन कर दो किसी का, तो ऐसा तो होगा नहीं ना, वो ऑपरेशन करना सीख जाएगा। एक दो बार ऑपरेशन ठीक भी कर दिया क्या पता तुक्के में, बाद में कोई कॉम्प्लिकेशन आ गई, फिर आप क्या करेंगे? 2-3 हजार रुपये बचाने के चक्कर में कोई गलत पार्ट काट दिया, कुछ हो गया तो फिर कौन भुगतेगा?
तो आप ये सब चीजें देख कर करिए कि आप किसको अपने डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं, किससे आप क्या काम करवा रहे हैं। उसकी नॉलेज को समझिए कि उसे कुछ पता है, क्या होते हैं मेमोरेंडम, क्या होता है आर्टिकल, फुल फॉर्म भी पता है इन सब चीजों की। तो ये सब चीजों को आप ध्यान रख के काम करवाइए जिनसे भी आप काम करवा रहे हैं। ओके। सर मुझे ये भी बताइए कि जैसे हम जैसे ये शुरू करते हैं एनजीओ सेक्शन 8, तो क्या हमें डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर अप्लाई करना पड़ता है? देखिए, डायरेक्ट आइडेंटिफिकेशन नंबर एप्लीकेशन के अंदर एक पूरा अलग से फॉर्म होता है, अलग पेज में एक फॉर्म होता है स्पाइस में ही, जिसमें हम डालते हैं कि भाई पहले से हम पे डिन नंबर है या नहीं है। अगर नहीं है तो हम उसको नो कर देते हैं, और है तो यस कर देते हैं। अगर नो करा है तो उसमें सारी की सारी डिन की एक अलग से फॉर्म खुलकर आता है। उसमें सारा पैन कार्ड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनोगे, प्रमोटर बनोगे, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनोगे, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन होती है। इतनी इन्फॉर्मेशन होती है कि अगर उसको देख के ना डालो, आप देख के फिल ना करो, तो आपकी कंपनी भी जो बन जाएगी ना, वो गलत बन जाएगी। किसी को सर क्या पता है आपको सर एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव मॉडिफिकेशन डायरेक्टर का कराने के क्या लिए मतलब अलग है। से पैसे लगते हैं? मॉडिफिकेशन करने का फिर अलग खर्चा होता है। पहले तो मॉडिफिकेशन हो ही नहीं पाता। असल में क्या होता है, जितने भी बड़े कंपनियां बल्क में जो काम कर रही हैं, वो कंपनी इनकॉर्पोरेट करके भूल जाती हैं। उसके बाद उसका कोई मेंटेनेंस नहीं होता, कोई कंप्लायंस नहीं होता। फॉर्म INC-20 है, क्या होता, कोई उसका फॉलो अप नहीं होता। कम बस आजकल क्या है, फैक्ट्री की तरह मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। सेक्शन 8 कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग, जितनी जल्दी कंपनी बनाओ, 5,000 6,000 रुपये लो, खत्म करो, क्लाइंट से कोई मतलब नहीं उसके अलावा। तो क्लाइंट को आपको मेंटेन करना उस क्लाइंट की खुद की जिम्मेदारी है, कि जिससे वो कंपनी बनवा रहा है उससे बोले कि भाई क्या कंप्लाइंस है उसकी, मुझे मेल लिख कर भेजो, क्या क्या पूरे साल में कंप्लाइंस है, क्या उसकी कॉस्टिंग है, कोई हिडन चार्ज है या नहीं है, ऑडिटर अपॉइंटमेंट कब होता है, INC-20 का क्या पर्पस है, सब्सक्रिप्शन शीट में कितना पैसा डालना जरूरी है, पेड अप कैपिटल, ऑथराइज्ड पेड अप कैपिटल क्या होती है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन आपको अपने प्रोफेशनल से लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो भी व्यक्ति यूट्यूब पे कोई ऐसी वीडियो बनाया था, भाई स्पाइस का फॉर्म भर के दिखा दिया, कंपनी बना दिया, भाई तू सर्टिफिकेशन किससे करवाओगे, आपने खुद फॉर्म बना दिया, चलो सर्टिफिकेशन तो करवानी पड़ेगी। और आप किसी CA के पास जाओगे या चार्टेड अकाउंट कंपनी सेक्रेटरी जाओगे, अपना फॉर्म तैयार करके उसे बोलोगे सर सर्टिफिकेशन कर दो, बाकी काम तो मैं कर चुका हूँ, तो उसको कैसा लगेगा सोचो। जिसका जो काम है, आपने किसी को गलत फॉर्म भर के भेज दिया और आप उससे कहो सर 2,000 में सर्टिफिकेशन कर दो मेरी। तो ये सब चीजें आपको सोचनी पड़ेंगी। जिसका जो काम है उसको आप करने दीजिए। शुरू में अगर आप 4-5 हजार के बारे में सोचेंगे तो कभी बिजनेस या कोई काम जिंदगी में कर ही नहीं पाओगे। फिर तो आप कहीं जाके नौकरी कर लो, ज्यादा सुखी रहोगे। बिल्कुल सही तो बात इस है। तरीके से आपने अपना प्लान करना, सेक्शन 8 कंपनी को प्रॉपरली नॉलेज के साथ काम करना, तभी फायदा है, वरना कोई फायदा नहीं है। ओके। सर मुझे ये बताइए कि क्लियरेंस या परमिशन की रिक्वायरमेंट होती है लोकल अथॉरिटी से कोई? सर क्लियरेंस डिपेंड करती है किस तरीके की क्लियरेंसेज हैं। अब हम्म। जैसे कोई भी नेम में कोई प्रॉब्लम आ गई है, मिनिस्ट्री से अप्रूवल करवाया, आपने नेम अप्लाई करा, उसमें दिक्कत आ गई, ट्रेडमार्क है कोई पहले से ही, सेक्शन 11 की ऑब्जेक्शन डाल दी, आइडेंटिकल या सिमिलर आपका नाम पड़ रहा है किसी, तो सेक्शन 11 की आपकी ऑब्जेक्शन आ जाएगी। कोई एग्जिस्टिंग नेम से कंपनी का आपने बना दिया कि भाई सपोज फॉर एग्जांपल रिलायंस फाउंडेशन के नाम से आपने नाम दे दिया किसी को, जियो फाउंडेशन के नाम से नाम दे दिया, तो आपका ट्रेडमार्क वॉयलेशन हो जाएगा, तो वो नाम नहीं मिलने है, तो क्लियरेंस में वहां दिक्कत आएगी। तो जो भी आपने प्रोफेशनल से जोड़ना है, सबसे पहले नेम, पर्पस आपके एनजीओ का, डोमेन नेम में अवेलेबल है क्या, उसकी वेबसाइट का आप पे डोमेन मिल सकता है या नहीं मिल सकता, ट्रेडमार्क उस क्लास में अवेलेबल है या नहीं है, सब चीजें चेक करवानी है। उसके बाद जाके आपकी सेक्शन 8 कंपनी के अपने डॉक्यूमेंट्स आपने प्रोफेशनल को देने हैं, अपने पैन कार्ड, आधार कार्ड, और काम स्टार्ट करवाना। क्लियरेंस आपकी मेन पहले लेवल की ही क्लियरेंस होती है। क्या कोई सेक्शन 8 कंपनी लोन देने का काम कर सकती है? नहीं कर सकती है। बीच में बहुत चला था सेक्शन 8 कंपनी लोन देने का काम करेगी, माइक्रो फाइनेंस करेगी, नहीं कर इलीगल सकते। कोई भी एक्टिविटी है माइक्रो सर ये। फाइनेंस का काम सेक्शन 8 में नहीं हो सकता, इलीगल है। इलीगल है। हम्म। जिसको भी माइक्रो फाइनेंस करना है, या तो निधि कंपनी बनाएगा वो, या हम्म। NBFC बनाएगा, Section 45IA का लाइसेंस लेके, RBI का। इवन उसमें भी कई सारी कंप्लायंसेस है जो उसमें एलिजिबल होता है तभी हो पाएगा। बिल्कुल सर, बहुत कंप्लाइंसेस रहते हैं, इतना सर आसान थोड़ा सा नहीं है। मुझे ये बताएं कि जैसे आपने किसी बंदे के थ्रू सेक्शन 8 कंपनी बनाने के लिए नेम अप्लाई कर दिया, तो उसका क्या प्रूफ होता है? और रीसबमिशन आ जाए तो हमको कैसे पता चलेगा कि रीसबमिशन हुआ है? देखिए, प्रूफ आपकी लॉगिन आईडी होती है। अब कोई भी प्रोफेशनल अपनी लॉगिन आईडी क्लाइंट को नहीं देगा किसी और से चेक करवाने के लिए। तो या तो वो आपको किसी और प्रोफेशनल से दोबारा नाम फ्रेश अप्लाई करवाना पड़ेगा, या उसी रीसबमिशन में आपको नया नाम देना पड़ेगा। 1,000 रुपए की एप्लीकेशन फीस में आपको दो चांसेस मिलते हैं, उसमें आप नाम दे सकते हैं। बाकी अलग कॉस्ट होती है, डिजिटल सिग्नेचर की अलग कॉस्ट है, पैन कार्ड, टैन कार्ड, स्टैम्प ड्यूटी, MOA पे स्टैम्प ड्यूटी जाती है, आर्टिकल्स की अलग फीस जाती है। तो बहुत पार्ट्स में डिवाइडेड होती है इनकी कॉस्ट जो होती है।
अच्छा सर, अगर मैं सेक्शन 8 कंपनी खुलवाता हूँ तो क्या मुझे करंट अकाउंट खुलवाने के बाद INC 20 कुछ करना जरूरी है या नहीं? INC 20 का मतलब है कि प्रूफ ऑफ सब्सक्रिप्शन, जो मेमोरेंडम में आपने पेड अप कैपिटल, जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल है, एक होती है ऑथराइज शेयर कैपिटल, जो कि आपको ऑथराइज होती है कि इतने तक आप अपना कंपनी में पैसा डाल सकते हैं। यानी कि सब्सक्रिप्शन से जो शुरुआती सब्सक्रिप्शन अमाउंट होती है, इतने के शेयर्स आप इशू कर सकते हैं। और एक होती है पेड अप कैपिटल, जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल, यानी कि इतना पैसा मैं डालूंगा कंपनी खुलने के बाद। तो करंट अकाउंट में आपको अपने सेविंग अकाउंट से चेक लगाने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल 1 लाख की पेड अप कैपिटल है, 50-50% में डिवाइड हो, 50-50 हजार के दो चेक आपको 180 दिन के अंदर डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से आपको जमा करने पड़ेंगे। और उसी डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के अंदर अंदर आपको फॉर्म नंबर INC 20A फाइल करना पड़ेगा, जो कि डिक्लेरेशन होती है कि हमारा बिजनेस कमेंस हो चुका है, काम शुरू हो चुका है, हमने अपनी लायबिलिटी जो हमारी बन रही थी कंपनी के लिए 1 लाख रुपए जमा कर दिए। उसके बाद आप अपना काम शुरू करिए। और जो आपके साल के इनकम टैक्स रिटर्न हो गई, ROC के कंप्लाइंस हो गए, ऑडिट हो गया, वो सब आपको सर अपने हिसाब से जो भी उसकी फाइलिंग की AGM की डेट होगी वो करनी पड़ेगी। अगर नॉन कंप्लायंस करते हैं INC 20A का, तो क्या हम डायरेक्टर रिमूव कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, या कोई और चीज कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते सही, जब तक INC 20A फाइल नहीं होगा आपकी कंपनी ब्लॉक है, वो एक्टिव है ही नहीं। बस आपकी कंपनी बन चुकी है, पर उसका कोई एक्टिव एक्टिव नहीं है वो कंपनी, मतलब समझ लो आप ये बात। ओके एक्टिव सर। जब होती है जब आपका INC 20A फाइल हो जाता है। और ओके। अगर आपने 2 साल तक फाइलिंग नहीं करी तो ROC स्ट्राइक ऑफ भी कर देती है, वॉलेंट्री स्ट्राइक ऑफ कर देती है। कंपनी का कोई भी वैल्यू नहीं रहती फिर। ओके। और आपके डिन नंबर भी खराब हो जाते हैं। हाँ, वो तो डिन कंप्लायंस भी होता होगा ना सर, कुछ ईयरली? KYC कंप्लायंस होता है हर साल में, 30 सितंबर उसकी लास्ट डेट होती है। हर साल आपके जो भी एड्रेस प्रूफ गए हुए हैं उनकी दोबारा से वेरिफिकेशन होती है। तो OTP आता है ईमेल ID मोबाइल नंबर पे, प्लस डिजिटल सिग्नेचर भी लगाया जाता है जो अगर आप पहली बार फॉर्म फाइल कर रहे हो, उसमें भी आपको सर्टिफिकेशन करवानी पड़ती है प्रोफेशनली। ओके सर, अगर हम एक्सेप्ट करते हैं डोनेशन, तो डोनेशन एक्सेप्ट करने के लिए ATG 12AA के बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए डोनेशन का ये होता है, ATG 12A के बिना भी आप डोनेशन एक्सेप्ट कर सकते हो, बट उसकी उनको फायदा नहीं मिलेगा जो आपको डोनेशन दे रहा है। और हम्म। आपको टैक्स भी भरना पड़ेगा, सेक्शन 8 कंपनी हो, सोसाइटी हो, ट्रस्ट हो, टैक्स आपको भरना पड़ेगा अगर आप पे 12A का लाइसेंस नहीं है। सेक्शन 10 की एग्जेम्पशन होती है इसमें इनकम टैक्स एक्ट में, कि भाई जो भी व्यक्ति बस 12A और 80G है। तो 12A में क्या होता है, जो भी रिसिप्ट मिलेंगी, जो भी आपको सपोज 10 लाख रुपए की रिसिप्ट मिली, वो टैक्स फ्री हो जाएगी। और जो आप पैसा आपको दे रहा है, उस 10 लाख रुपए जो आपको दिए हैं उसका 50% यानी 5 लाख रुपए आपके ग्रॉस टर्नओवर में से निकल जाएगा, यानी 5 लाख रुपए टैक्सेबल नहीं होगा। तो ये इसका ATG 12A का फायदा रहता है। इनकम टैक्स का लाइसेंस है, शुरुआत में प्रोविजनली मिलता है 3 साल के लिए, उसके बाद आपको फाइनल के लिए अप्लाई करना पड़ता है। ओके सर, मुझे ये भी बताइए कि जब हम ऑडिटर अपॉइंटमेंट के बारे में सुनते हैं, तो ऑडिटर अपॉइंटमेंट कब होता है और किस तरीके से करवाना चाहिए? देखिए पहला ऑडिटर अपॉइंटमेंट में तो विद इन 1 मंथ होता है, जो कि बोर्ड मीटिंग में आपको एक लेटर देना पड़ता है कि भाई हमने ऑडिटर अपॉइंट कर लिया। वो उसको शुरू में कहीं आपको ADT 1 फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, पहले होती थी अब नहीं रहती। मेन ADT 1 जो आपका फाइल होता है वो होता है AGM से 15 डेज के अंदर। पहली AGM जो होती है 15 महीने के अंदर होती है। जो हमारी कंपनी जब बनती है उसके 15 महीने बाद आपकी AGM होती है, या 6 मंथ्स फ्रॉम एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, ये आपकी डेट हो गई है। उसके 15 दिन के अंदर अंदर आपको ADT 1 फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। ओके सर। दोस्तों, ये वीडियो कहीं से कहीं तक किसी भी तरीके का एडवर्टीजमेंट ना है, ना इसे माना जाए ना इसे समझा जाए। सिर्फ एक ट्यूटोरियल वीडियो है नॉलेज पर्पसेस के लिए।